हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर 2 है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं ईयर 2017-18 से लेकर के 2024 तक के जितने क्वेश्चन आए हैं इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 11th लेक्चर वीडियो है। 10 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड यही सिलेबस है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स में अगर आप दे रहे हैं तो भी ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप उसका सिलेबस देखेंगे तो यही सब्जेक्ट तो आ रहे हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट और है बट बेसिक यही सब सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेबस में है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। आप एक बार सिलेबस पे मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो जरूर एक बार रेफर करिएगा। मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे भी है, कॉमर्स सब्जेक्ट पे भी है। और जल्द ही मैं कॉमर्स का, अभी मैं मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, जल्द ही मैं कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उसके भी पीवाईक्यू स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। तो इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप एक बार चैनल पे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि a flexible organization design which can form and reform varied pattern of connection is known as। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना ही है कि कौन सी वो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है। यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दी गई है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है विच कैन फॉर्म एंड रीफॉर्म, यानी जो जिनमें बार बार एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द चेंजिंग नीड, उस वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पे फॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन होती है, कनेक्शन बार बार चेंज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द चेंजिंग कंडीशन। तो वो इनमें से कौन सा है? क्या वो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, फिशनेट है, लर्निंग है या स्पेगेटी है? ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आया है जून 2023 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको इन चारों ही जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इनके बारे में बताती हूँ। देखिए सबसे पहला है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहां पे ज्योग्राफिकली क्या डाइवर्सिफाइड, कह लीजिए ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पे जो एंटिटीज हैं, ठीक है, जो कह लीजिए जो ऑफिस का सेटअप है, वो ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर लोग हैं और वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखिए मैंने लिखा भी है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो नेटवर्क है एंटिटी का जो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स होता है, यानी जो ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर सेटअप है, कोई दिल्ली में है, कोई बैंगलोर में है, कोई कैलकाटा में, अलग अलग जगह पे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं एंड वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगला क्या है, फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही जो क्वेश्चन में कहा गया है ना, वो फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही है। फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट तो चेंज होता रहता है, तो जैसा बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होता है, जैसी नीड होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस डिजाइन को, जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म एंड रीफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं एंड यहाँ पे आंसर यही है, यहाँ पे इसी की बात हो रही है। फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्लेक्सिबल, देखिए मैंने लिखा है कहीं, ये जो फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये फ्लेक्सिबल नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो रिकॉन्फिगर कर सकते हैं, यानी उसकी डिजाइन वगैरह स्ट्रक्चर की चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंजिंग नीड या सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जिसको चेंज किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इज द आंसर हियर। अगला जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी बता देती हूँ। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, जहां पे लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो है जहां पे मेन फोकस किस बात पे होता है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग में, नॉलेज पे, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने पे, न्यू नॉलेज पे ज्यादा फोकस होता है, वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो हाईली फ्लेक्सिबल होता है और जो डिसेंट्रलाइज होता है।
वो स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे ऑप्शन ये जो सेकंड है उसकी बात इस क्वेश्चन में हो रही है कि वो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे फॉर्म एंड रीफॉर्म बार बार उसको चेंज किया जाता है क्योंकि शायद कंडीशंस ऐसी हैं या रिक्वायरमेंट ऐसी है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिशनेट कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये जून 2023 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से है, जिसमें आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी ना मोटिवेशन की, उसी पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मोटिवेशनल फैक्टर अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग। तो आपने हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी होगी। मेरे चैनल पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने डिटेल में पढ़ाया है एंड हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मोटिवेशनल फैक्टर। आपको इसमें 5 आइटम दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन, एडवांसमेंट, सैलरी, वर्क इटसेल्फ, अचीवमेंट। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी, जब अगर आपने पढ़ा होगा तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हर्ट्जबर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी थी उसका पूरा नाम है हर्ट्जबर्ग की हाइजीन मोटिवेशन टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली इस थ्योरी में हर्ट्जबर्ग ने कहा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो सेटिस्फैक्शन है एंड जो डिससेटिस्फैक्शन है ये दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स? आपका हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है, हाइजीन फैक्टर बेसिकली क्या होता है? हाइजीन फैक्टर मतलब बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी वगैरह मिल रही है वो सब कहते हैं हाइजीन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर जो होता है ना, बेसिकली इट प्रिवेंट्स द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। यानी हाइजीन फैक्टर है तो ये केवल डिससैटिस्फैक्शन, यानी एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे अगर जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर है, प्रॉपर वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी है, लंच टाइम वगैरह प्रॉपर दिया जाता है, तो जो हाइजीन फैक्टर होते हैं ना, या कैंटीन वगैरह प्रॉपर अच्छी है, तो हाइजीन फैक्टर केवल डिससैटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, वो मोटिवेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं हाइजीन फैक्टर, दूसरा क्या होते हैं? मोटिवेशनल फैक्टर। तो मोटिवेशनल फैक्टर जो होता है इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। तो मोटिवेशनल फैक्टर में आपका आता है, एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स आर रिलेटेड विद वर्क, वो काम से रिलेटेड होते हैं। तो मोटिवेशनल फैक्टर इसमें पूछा गया कि कौन से मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है। तो मोटिवेशनल फैक्टर कौन से हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। एडवांसमेंट, दिस इज अ मोटिवेशनल फैक्टर, इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है। अचीवमेंट से मोटिवेशन मिलता है, एंड वो जो काम है उससे मोटिवेशन मिलता है। इंटरपर्सनल रिलेशन से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, और सैलरी से भी मोटिवेशन नहीं मिलता एज पर हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो मोटिवेशन मिलता है काम से, तो काम के एडवांसमेंट से, काम की अचीवमेंट से, एंड वर्क इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कौन से मोटिवेशनल फैक्टर है, कौन से फॉलोइंग आर नॉट मोटिवेशनल फैक्टर। तो मोटिवेशनल फैक्टर कौन से नहीं है? ए और ई नहीं है, तो यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो एक बार रीड कर सकते हैं कि हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है। इससे एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं दो फैक्टर से, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फैक्शन, एंड मोटिवेशन फैक्टर जो होता है काम से रिलेटेड होता है, एंड बेसिकली इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे एडवांसमेंट हुआ, अचीवमेंट हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि इन कॉम्पिटिटिव मार्केट अ न्यू फर्म विल इंटर द मार्केट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी नई फर्म किसी मार्केट में इंटर होती है कब? व्हेन P इज ग्रेटर देन ATC, PMS, P इज लेस देन ATC, P इक्वल्स टू MR माइनस। इस कंडीशन में तो बता दूं व्हाट इज पी। पी क्या है? पी इज द प्राइस ऑफ द गुड्स या सर्विसेज की प्राइस। एटीसी इज एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एक बात है कि कोई भी नई फर्म किसी मार्केट में, कॉम्पिटेटिव मार्केट में इंटर तभी होगी जब उस फर्म को क्या हो रहा हो? प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा तभी तो इंटर होगी। ठीक है, तो और प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिस इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। जब प्राइस ज्यादा होगी कॉस्ट से, टोटल एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, तभी तो फर्म को होगा प्रॉफिट, और तभी फर्म के लिए प्रॉफिटेबल होगा उस मार्केट में इंटर करने में। तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है
कि जब कोई नई फर्म कब एंटर होती है, व्हेन फर्म को हो रहा हो पॉजिटिव प्रॉफिट। और पॉजिटिव प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी पी इज ग्रेटर देन एटीसी। अगर पी लेस देन एटीसी होगा यानी क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो फर्म क्यों एंटर करेगी न्यू मार्केट में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, इलास्टिसिटी टॉपिक था ना, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स या कॉमोडिटी हैव पॉजिटिव इलास्टिसिटी। आपको बताना है, यहाँ पे 5 आइटम दिए गए हैं, कौन सा गुड्स है जिसकी पॉजिटिव इलास्टिसिटी है, ठीक है, इन 5 आइटम में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इलास्टिसिटी होती क्या है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल हैं, इफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग अदर वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दोनों वेरिएबल अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव इलास्टिसिटी है। एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से पॉजिटिव इलास्टिसिटी किसकी है। सबसे पहला है नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी गुड मतलब जो जरूरी गुड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें खरीदने ही होते हैं। तो जैसे जैसे इन गुड्स की, कह लीजिए जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, इन गुड्स की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी ना। ठीक है, तो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी है। ये लिख रही थी मैं, ये क्या है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी। हमारी इनकम बढ़ेगी तो नेसेसिटी गुड की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव इलास्टिसिटी है। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब एक गुड्स को दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट, जैसे टी और कॉफी सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो अगर जैसे जैसे टी की प्राइस बढ़ेगी, कि अगर टी की नहीं, चलिए कॉफी की, जैसे जैसे कॉफी की प्राइस बढ़ेगी, डिमांड ऑफ टी बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी है। जैसे जैसे कॉफी की प्राइस बढ़ेगी, टी की डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी पॉजिटिव इलास्टिसिटी। लग्जरी गुड की बात करें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हम लग्जरी गुड्स की तरफ मूव करते हैं ना, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है। तो हमारी इनकम बढ़ती है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ये क्या हुई, पॉजिटिव इलास्टिसिटी। अगला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होते हैं जैसे पेट्रोल और कार। पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकता, पेट्रोल या डीजल के बिना कार नहीं चल सकती। ठीक है, तो जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, क्या कार की डिमांड बढ़ेगी। अभी तो चलिए 100 रुपए लीटर, अप्रोक्सीमेट 100 रुपए लीटर चल रहा है, ये 200-300 रुपए लीटर अगर हो गया, तो क्या जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, कार की डिमांड क्या बढ़ेगी, नहीं। कार, अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत हाई हो गई तो कार की डिमांड क्या होगी, घटेगी ना। है, तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड घटेगी। तो ये क्या है, ये निगेटिव इलास्टिसिटी है, दोनों अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, निगेटिव इलास्टिसिटी है। अगला क्या है, इंफीरियर गुड्स। जो इंफीरियर गुड्स हैं, जो मोटा अनाज, इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, मोटा अनाज है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, क्या आप इंफीरियर गुड्स ही खाते रहेंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, बढ़िया गुड्स की तरह या नॉर्मल गुड्स की तरफ स्विच होंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, घटेगी। ठीक है, आप लोकल मार्केट से सामान नहीं खरीदेंगे, आप मॉल से या नॉर्मल शॉप से सामान खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो ये भी निगेटिव इलास्टिसिटी है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव इलास्टिसिटी किसमें है, ए बी सी में पॉजिटिव इलास्टिसिटी है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसे रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्रेन स्टोमिंग। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ब्रेन स्टोमिंग। ठीक है, तो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में एक बार डिस्कस किया है कि ब्रेन स्टोमिंग पे क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, ये 2-3 ईयर में, ये वैसे क्वेश्चन आया है दिसंबर 2023 में, बट इसी के आसपास के 1-2 साल आगे पीछे में ब्रेन स्टोमिंग पे एक और क्वेश्चन आया है, बस पूछने का तरीका अलग था। यहाँ पे आपको 4 जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, बट उस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि एलेक्स एफ ऑसबॉर्न इज नोन एज फादर ऑफ डैश, तो वो फिल करना था। तो वो पूछने का, एक में डायरेक्ट तरीके से पूछा गया, एक में इनडायरेक्ट तरीके से, बट पूछा दोनों में यही गया है कि फादर ऑफ ब्रेन स्टोमिंग कौन थे। तो ये मतलब ये ध्यान रखिएगा, इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है? तो हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्रेन स्टोमिंग, तो एलेक्स एफ ऑसबॉर्न जो है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ब्रेन स्टोमिंग, इन्हें कहा जाता है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये एक टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग टू क्रिएट आइडियाज इन अ ग्रुप सेटिंग, यानी एक ग्रुप में बैठ के आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मंथन करना, कुछ लोग ग्रुप में बैठ के किसी टॉपिक पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है,
ठीक है, जिससे कुछ नया निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो इसके फादर कहा जाता है एलेक्स एफ ऑसबॉर्न को। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सीएसआर पे क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड नेट प्रॉफिट थ्रेशोल्ड फॉर कंपनीज who be required to undertake corporate social responsibility activities under clause 135 of Company Act 2013। यानी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंडर में बताया गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी एक्ट 2013 के क्लॉज 135 में बताया गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करती है तो उसे अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना होता है, ठीक है, डालना होता है। तो क्या 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, 3%, 2%, 5%, चार ऑप्शन दिए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2023 में। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में जो बात कही गई है, अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में बताया गया है कि कंपनी अगर एक सर्टेन लेवल तक उसका टर्नओवर है या नेटवर्थ है या प्रॉफिट है, वो लेवल क्या है मैं अभी बताऊंगी, अगर इतना है तो कंपनी को अपने यहाँ पे एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी सेटअप करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर कंपनी को इतना प्रॉफिट, उसकी नेटवर्थ या प्रॉफिट या टर्नओवर अगर इतना है तो कंपनी को अपने यहाँ पे सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी सेटअप करनी होगी और अपने प्रॉफिट का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 2% जो है उस एक्टिविटी में लगाना होगा। ठीक है, ये एज पर कंपनी एक्ट है। ये देखिए मैं लिखा है सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट में कहा गया है कि कंपनी मीटिंग द सर्टेन फाइनेंशियल क्राइटेरिया, वो कंपनी जो ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल करती है, ये उनके लिए जरूरी है कि वो अपने यहाँ पे सीएसआर कमिटी स्टैब्लिश करे एंड अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का एटलीस्ट कम से कम 2% उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, समाज की सेवा में लगाएं। है, और वो जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है वो क्या है वो बता देती हूँ। ये सेक्शन अप्लाई होता है उन कंपनीज पे जिनकी नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या उनका टर्नओवर है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा एंड उनकी नेटवर्थ है 5 करोड़ या उससे ज्यादा। तो ऐसी कंपनीज को अपने नेट प्रॉफिट का 2% कम से कम एटलीस्ट 2% लगाना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिसंबर 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।